हाय एवरीवन, दिस इज़ सोनाली। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पे यूज़ होती है, हमारे स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, कोई भी जगह हो जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगी हो। इवन हमारी स्ट्रीट लाइट्स में भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक है, आगे एनसीईआरटी के बुक में पढ़ लेना। हम एक मेन कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है चार्ज। चार्ज दो तरह के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज निगेटिव चार्ज। अब देखो यार, अगर सेम चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर ले जाएंगे और निगेटिव चार्जेस एक दूसरे को दूर ले जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को पास लाएंगे और इसी तरीके से निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को पास लाएंगे। ठीक है, मतलब ये है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वही लिखी है यहाँ पे लाइन कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है जो मैंने आपको ऊपर बना के दिखाए थे चार्जेस। एक चीज़ और है कि हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन या फिर माइनस का चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलाम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कुलाम होती है और कुलाम को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कुलाम में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 कुलाम इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट है एन इलेक्ट्रॉन हैज़ निगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻−19 कुलाम। एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके इक्वल होता है? इस वैल्यू के इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कुलाम के इक्वल होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। हम जानते हैं कि तीन तरह के मटेरियल होते हैं, पहला इंसुलेटर होता है, दूसरा सेमीकंडक्टर होता है, तीसरा कंडक्टर होता है। पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 6 है शायद। ठीक है, इंसुलेटर्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती है, और प्रोड्यूस नहीं, फ्लो सही वर्ड होगा यूज़ करना। तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, एंड सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है लेकिन आफ्टर अप्लाइंग सम कंडीशंस। जैसे कि हमने क्या किया, डोपिंग करा दी। ये आप सेमीकंडक्टर के चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर को हमें नहीं पढ़ना है अभी। हम कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही होती है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो अब हमारा बचा कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ पे एक कंडक्टर लिया, ठीक, ये कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम इस कंडक्टर में रूम टेम्परेचर में, तो जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे इधर उधर। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें आफ्टर अप्लाइंग अ एक्सटर्नल सोर्स, जब हम इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर देंगे, हमने अलग से कंडक्टर बना लिया है, यहाँ पे जब हम कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे चार्जेस एक सेम डायरेक्शन में फ़्लो करने लगेंगे। सारे चार्जेस एक डायरेक्शन में ही फ़्लो करने लगेंगे। मान लो कि यहाँ पे हमने जब एक्सटर्नल सोर्स लगाया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगी। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स करंट। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं कि जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का वही करंट बनाता है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। अब थर्ड पॉइंट है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंडक्टर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिधर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो कि इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है
इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे उनकी अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ पॉइंट है मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन लेफ्ट देन करंट इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन। फिर से वही पॉइंट कह रहे हैं जो मैंने यहाँ पे बताया था बना के डायग्राम को, कि जिधर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो करंट हमारी राइट में मूव करेगी। आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाया गया है, ये बैटरी लगा दी है। ठीक, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। बैटरी 1.5 वोल्ट की है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इधर ऐसे, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो करंट कहाँ फ्लो कर रही है? अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो करंट हमारी उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मतलब ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक, आगे देखते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। अच्छा, चार्जेस में हमने एक चीज़ नहीं बताई, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। जो दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, इनको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T। यहाँ पे T हमारा टाइम होता है, Q चार्ज होता है और I क्या होती है? करंट होती है। और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर एंड द फॉर्मूला इज़ I = Q/T, वेयर I इज़ करंट, Q इज़ चार्ज एंड T इज़ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है 1 एम्पियर करंट में 1 एम्पियर करंट में बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। कह रहे हैं कि जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, तब क्या होगी? 1 एम्पियर करंट होगी। जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा होगा किसी कंडक्टर में, तब 1 एम्पियर करंट हमारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है करंट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर। करंट को हम लोग एमीटर से मेज़र करते हैं, और हमेशा याद रखिएगा कि एमीटर को हम लोग एमीटर को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। और एक और होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम लोग वोल्टेज मेज़र करने के लिए सर्किट में कनेक्ट करते हैं, और हमेशा इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसको हमेशा एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सर्किट बना के दिखाया गया है, ये देखो, यहाँ पे एमीटर कनेक्ट किया गया है सीरीज़ में। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे एक बल्ब लगाया गया है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जो आगे हमने बात बताई कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट तभी किसी सर्किट में फ्लो करेगी जब क्लोज पाथ होगा। मान लो कि यहाँ पे अगर हम वायर को ब्रेक कर देते, यहाँ से वायर ब्रेक हो जाता, तो वहाँ से करंट हमारी ना फ्लो करती, करंट सर्किट में नहीं फ्लो कर रही होती। तो पहला पॉइंट यही लिखा है, क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट तभी कंप्लीट होता है जब पूरा क्लोज पाथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द सर्किट इज़ ब्रोकन। अगर सर्किट कहीं से भी टूटा हुआ है तो करंट वहाँ से फ्लो नहीं करेगी। यहाँ पे देखो सर्किट बना के दिखाया गया है। यहाँ पे ये स्विच है, ये वायर है, ये ड्राई सेल है, ये लाइट बल्ब है। क्लोज्ड सर्किट है, इसीलिए यहाँ से करंट फ्लो करेगी। अगर सर्किट ब्रेक हो जाता तो करंट इसमें ना फ्लो करती। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो कि ये है पॉइंट ए। सबसे पहले कलर चेंज करते हैं, बहुत गंदा लग रहा है पिंक। यहाँ पे मान लो पॉइंट ए है और यहाँ पे है पॉइंट इन्फिनिटी। जब हम, ये पॉइंट ए है, ये इन्फिनिटी है, जब हम इन्फिनिटी पॉइंट से यहाँ तक पॉइंट ए तक चार्ज को लेके आएंगे
जो भी वर्क डन होगा इन्फिनिटी पॉइंट से ए तक चार्ज को लाने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम कहें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो जब हमें डेफिनिट पॉइंट से मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हम दो डेफिनिट पॉइंट से चार्ज को ला रहे होंगे, यहाँ से हमें लाना है इलेक्ट्रॉन को और यहाँ से यहाँ तक चार्ज को ला रहे होंगे, उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जब डेफिनिट पॉइंट से चार्ज को लाएंगे दूसरे डेफिनिट पॉइंट तक तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, जब हम इन्फिनिटी से चार्ज को पॉइंट ए तक लाएंगे तब हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = W/Q। ठीक, V = W/Q होता है। यहाँ पे V क्या होता है, वोल्ट होता है, ये वर्क डन होता है, और Q क्या होता है, चार्ज होता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ वोल्टेज। यूनिट क्या होती है, वोल्टेज होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो आगे बताया अभी मैंने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है जब हम एक इन्फिनिटी पॉइंट से पॉइंट ए तक चार्ज को लाने में कितना वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जब हमें डेफिनिट पॉइंट से चार्ज को ए पॉइंट तक ले जाना है, मतलब पॉइंट बी से पॉइंट ए तक चार्ज को ले जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में गलती मतलब डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना ये डेफिनेशन। ये ड्राई सेल्स हैं, उसके बाद ये नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है V = W/Q। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स का वीडियो मैं एक अलग बना दूँगी जिसमें कुछ रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स और पोटेंशियल वगैरह के न्यूमेरिकल्स जो आपके इंक्लूड हैं वो आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है जो आगे बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेज़र करते हैं किसी वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, और एम मीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे ये बैटरी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे लोड का मतलब कोई भी डिवाइस लगा दी है, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया है, क्या मेज़र करने के लिए, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। नेक्स्ट सर्किट डायग्राम आता है। यहाँ पे सर्किट डायग्राम में एक बल्ब लगाया है, ये बैटरी लगाई है और स्विच को ऑफ किया है। स्विच को ऑफ करने का मतलब ये ऐसा साइन होता है, जब स्विच ऑफ होता है तो ऐसा साइन होता है, और जब क्लोज होता है तो ऐसा साइन होता है। नेक्स्ट आते हैं सिंबल यूज्ड इन सर्किट डायग्राम। कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं ये देख लीजिएगा। ये रेजिस्टेंस है, ये रजिस्टर है हमारा। इन यूरोप में ऐसे यूज़ होता है रजिस्टर, और USA में ऐसे, मतलब दोनों ही रजिस्टर के ही डायग्राम्स हैं, आई मीन साइन है, लेकिन इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये दोनों ही साइन रजिस्टर के हैं। नेक्स्ट आता है एम मीटर का, ये साइन है वोल्ट मीटर का, मोटर का, अभी काम नहीं है मोटर का, और उसके बाद कैपेसिटर, लैम्प, स्विचेस, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर। ओम्स लॉ कहता है द करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा करंट फ्लो कर रही होगी, मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा करंट होगी। ठीक है, तो V किसके प्रोपोर्शनल हुआ, करंट के प्रोपोर्शनल हुआ। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दिया गया तो यहाँ पे V = IR आ गया। ठीक है, V यहाँ पे वोल्टेज है, I करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। ठीक, हेयर R इज़ अ कांस्टेंट फॉर गिवन कंडक्टर। R हमारा कांस्टेंट है क्योंकि हमने जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया था तो R लगाया था, और R हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो V फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया V = IR। ठीक, ये देखो यहाँ पे ग्राफ से हम समझ सकते हैं
वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है और ये एक लीनियर ग्राफ बना रहा है। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे हमारी करंट भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। जैसे जैसे करंट इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है। ओम्स लॉ इज़ वैलिड ओनली व्हेन टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अच्छा, ऐसा किस लिए होता है कि ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। मतलब कि ओम्स लॉ में R का कॉन्सेप्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, इसीलिए रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज कर देंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए ओम्स लॉ तभी हमारा वैलिड है जब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज कर दिया है। V इक्वल टू IR लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे ठीक से लिखा नहीं जा रहा है, अब देखो यहाँ पे फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे V है और R को हम नीचे ले आए तो I इक्वल टू V/R हो गया और फिर R इक्वल टू V/I हो गया। इन फॉर्मूलेज पे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, तो तीनों को अरेंज करना है। बस एक ही याद रखिएगा कि V इक्वल टू IR होता है, बाकी अरेंज करना तो आता ही होगा। नेक्स्ट है, ये बहुत ही फ़नी कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आए। यहाँ पे ये हमारे एक चाचा जी हैं और एक चाचा जी ये हैं और तीसरे चाचा जी ये हैं। ठीक है, तो जो हमारे पहले चाचा जी हैं इनका नाम है वोल्ट, ये क्या कर रहे हैं, और ये वाले चाचा जी करंट हैं। ठीक, और ये रेजिस्टेंस है। हमने यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी बनाई है कि आप कैसे समझ सकते हैं रेजिस्टेंस, करंट, वोल्ट, ठीक, और पावर को। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज है, जो पावर है, वो इन चाचा जी पे लग रही है। ठीक, तो क्या हो रहा है कि जैसे ही एनर्जी को हमने देखा ना कि कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री प्रेजेंट होते हैं ना, कंडक्टर में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमें इन्हें मूवमेंट कराना होता है, जब सेम डायरेक्शन में इनको लाना होता है, तो हम एक एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इन चाचा जी के ऊपर पावर लग रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये करंट जो है ये आगे फ्लो कर रही है, ये वाले चाचा जी आगे फ्लो कर रहे हैं, आगे भाग रहे हैं, लेकिन इन चाचा जी को आगे भगाने से ये वाले चाचा जी रोक रहे हैं, और इन चाचा जी का नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, पावर वाले चाचा जी एनर्जी लगा रहे हैं करंट चाचा जी के ऊपर, और करंट चाचा जी नहीं आगे जा पा रहे हैं, जा तो रहे हैं ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे जा रहे हैं। क्यों धीरे धीरे जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये वाले चाचा जी रेजिस्टेंस जिनका नाम है, ये इनको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं आगे जाने से। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो करंट को क्या करता है, अपोज करता है। रेजिस्टेंस हमारा अपोजिशन का काम करता है करंट को। जब कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही होती है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है। और जब रेजिस्टेंस कंडक्टर में आ जाएगा मतलब हीट भी प्रोड्यूस होगी। तभी तो आयरन में क्या, जो हमारा आयरन होता है जिससे हम प्रेस करते हैं, जो भी कहते हो, आयरन घर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हमारी क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस होगी। इसीलिए ऐसा कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं हम आयरन में, ताकि उसका रेजिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है टंगस्टन का, और सिल्वर का सबसे कम रेजिस्टेंस होता है। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख गया है, सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है और टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो आगे रेजिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट आया है, समथिंग दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। वो चीज़ जो करंट को अपोज कर रही हो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है रेजिस्टेंस। R इक्वल टू VI, V इक्वल टू IR कहाँ लिख रहे थे, ओम्स लॉ में लिख रहे थे, तो क्या हम R को V/I नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही किया है, क्या लिखा है, R इक्वल टू V/I। ठीक,
नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। एसआई यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की वो क्या होती है, ओम होती है। द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच इज़ यूज टू अपोज द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टर। जो आगे बताया कि जो अपोज कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में किसी भी कंडक्टर में, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को? 3-4 फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। मान लो ये कंडक्टर है और एक कंडक्टर ये है, क्या ज़रूरत है बनाने की, यहाँ पे बना है, ठीक, उसी से देख लेते हैं। यहाँ पे ये शॉर्ट वायर है, यहाँ पे ये लॉन्ग वायर है। शॉर्ट वायर जो है, मान लो कि तुम्हारा एक दोस्त है ए जो कि तुम्हारे घर के बिल्कुल बगल में साइड में ही रहता है, ठीक है, और दूसरा दोस्त है बी जो कि आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर रहता है। तो जो आप ए वाले के घर से अपने घर करंट को लाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट को लाने का प्रयास करेंगे, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब वायर भी कम लगेगा और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर आप बी वाले के घर से अपने घर तक लाएंगे इलेक्ट्रिक करंट, तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा लगेगा। वही यहाँ पे है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एक ये देखो क्या ज़्यादा वायर मोटा है, ये वायर पतला है। थिन वायर में क्या होता है, थिन वायर में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है और जो थिक वायर होता है उसमें कम रेजिस्टेंस होता है। मतलब पहला कॉन्सेप्ट क्या कहा था, पहला ये कहा था कि जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा लेंथ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा तो मतलब कम रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा एरिया होगा, ठीक। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मान लो सिल्वर का मटेरियल है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। लेकिन क्या हम सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसीलिए हम सिल्वर को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। बहुत हायर इंडस्ट्रीज़ के लेवल पे हम सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में या फिर बहुत वाइड लेवल पे सिल्वर इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए। और घरों में तो हम लोग कॉपर का मेनली यूज़ करते हैं, ठीक। तो नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल है। अगर सिल्वर है तो कम रेजिस्टेंस होगा, लेकिन टंगस्टन है तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। वही कह रहे हैं सिल्वर हैज़ द लोएस्ट रेजिस्टेंस अमंग ऑल। सारे मटेरियल्स, सारे एलिमेंट्स में से सिल्वर का सबसे कम होता है, लोएस्ट रेजिस्टेंस होता है। वहीं सिल्वर कॉपर का रेजिस्टेंस कॉपर का भी कम होता है। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अब रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, बहुत जल्दी इसको ख़त्म करने वाले हैं। रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, देखो हमने क्या पढ़ा था अभी अभी ऊपर, क्या पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। दूसरा क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सॉरी डिलीट हो गया। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया और यहाँ पे एक कांस्टेंट लाए, दैट इज़ रो, ठीक। तो ये क्या हो गया, रो L/a, दैट इज़ रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L/a। रो हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी है, ठीक। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। एंड रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। इंसुलेटर है हाई रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर्स की बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है और रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टर है लो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। कंडक्टर की लो रेजिस्टिविटी होती है और लो रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स।
इसको पढ़ाने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला बताएंगे। इसकी डेरिवेशन बहुत छोटी है, लेकिन इस वीडियो में नहीं इंक्लूड करूँगी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कभी कभी डेरिवेशंस भी पूछ दी जाती हैं। ठीक, तो हम इसको एक और वीडियो लाएंगे जिसमें दोनों को डिराइव कर देंगे। तो यहाँ पे दो तरीके के कॉम्बिनेशन किए जाते हैं, पहला सीरीज़ कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस इन सीरीज़, जब हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो रेजिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं, आर से। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है R1 + R2, जितने भी रेजिस्टेंस सर्किट में लगे होंगे। ये देखो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, 3, R1, R2 और R3। यहाँ पे एक बैटरी सोर्स लगा दिया है, तीनों को कनेक्ट कर दिया है। अब देखो सेम करंट इन तीनों रेजिस्टेंस से फ्लो कर रही होगी। ठीक है, अगर सेम ही करंट तीनों से फ्लो कर रही होगी मतलब रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, R1 + R2 + R3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू दिस कॉम्बिनेशन टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, ये हम डेरिवेशन में बताएंगे आपको। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने इस तरीके से लिखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RS से लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ से डिनोट करो, RS लिखो या फिर RE लिखो, ठीक, या फिर जो आपका मन हो RQ लिखो एक्सेट्रा। लेकिन मान लो कि यहाँ पे इस वाले सर्किट में 3 रेजिस्टेंस थे, तो हमने क्या किया, R1 + R2 + R3 किया। लेकिन अगर 4 होते, 5 होते तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाते, मतलब RS = R1 + R2 + R3 + R4 + R5। नेक्स्ट आते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तो हो गया है। अच्छा, RS हमेशा R1 से भी इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम RS को इक्विवेलेंट मान रहे हैं तीनों के, तो RS R1 से भी इक्वल ज़्यादा होगा, RS R2 से भी ज़्यादा होगा, R3 से भी ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके से करते हैं, ये बैटरी सोर्स लगा दिया, यहाँ पे R1 लगा दिया, यहाँ पे R2 लगा दिया, यहाँ पे R3 लगा दिया। अच्छा, इसको हम डिनोट कर, इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, R1 + R2 + R3 कर रहे थे, यहाँ पे अपॉन में ले जाएंगे R1, R2 और R3 को, तो हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स अक्रॉस रेजिस्टेंस आर सेम। कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 पॉइंट्स के अक्रॉस में, वो सेम ही होता है। देयर विल बी डिफरेंट करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। यहाँ पे क्या होगा, हर रेजिस्टेंस में डिफरेंट करंट फ्लो कर रही होगी। देखो जो सीरीज़ में था, एक बार ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे करंट तो सेम ही फ्लो कर रही थी। ये एक मेन कॉन्सेप्ट है कि सेम करंट फ्लो कर रही थी, मतलब यहाँ पे करंट जो थी वो तो सेम थी, लेकिन वोल्टेज क्या था, वोल्टेज हमारा वेरी कर रहा था, वोल्टेज हमारा डिफरेंट था। यहाँ पे आई फ्लो कर रही है, यहाँ पे भी आई फ्लो कर रही थी सीरीज़ में, यहाँ भी आई फ्लो कर रही थी, लेकिन वोल्टेज क्या था, वोल्टेज डिफरेंट था। यहाँ पे मान लो V1 था, यहाँ पे V2 था, यहाँ पे क्या था, V3 था। किसमें, सीरीज़ कॉम्बिनेशन से। यहीं से डेरिवेशन निकल के आएगी, तो हम डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट हमारी डिफरेंट हो जाएगी, मतलब जो इस वाले वायर से फ्लो कर रही होगी वो मान लो I2 होगी, जो ऊपर वाले वायर से फ्लो कर रही होगी वो I1 होगी, और यहाँ से जो फ्लो कर रही होगी वो हमारी I3 होगी। ठीक, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज तीनों के सेम ही होंगे, R1 में भी वोल्टेज V होगा, R2 में भी V होगा, R3 में भी V होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। राइटिंग बहुत गंदी है, संभाल लेना प्लीज़।
नेक्स्ट आते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आरपी से डिनोट करते हैं, किसी से भी डिनोट करो यार, लेकिन दिखना चाहिए कि इक्विवेलेंट है, ठीक। ये फॉर्मूला रहा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या क्या एडवांटेज है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच एप्लायंस गेट्स द फुल वोल्टेज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर अप्लायंस जो कनेक्टेड है वो हमारा पूरा का पूरा वोल्टेज पाता है। इफ़ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑन द अदर्स आर नॉट अफेक्टेड। अगर हम किसी एक डिवाइस को बंद कर देते हैं तो दूसरी डिवाइसेस जो होती हैं वो हमारी अफेक्ट नहीं कर रही होती हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर इफ जनरेट्स हीट ड्यू टू दी रेजिस्टेंस। ऊपर भी बताया था कि अगर रेजिस्टेंस है, जहाँ पे भी रेजिस्टेंस है वहाँ पे हमारी हीट भी होगी, तभी तो आयरन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे करंट को आयरन को करंट देते हैं और आयरन में हीट जनरेट होती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वर्क डन, ये अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला वी क्यू कहाँ से आया है, ये वहीं से आया है, वी पोटेंशियल डिफरेंस से वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो हम क्यू को इधर ले गए तो डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू हो गया। नेक्स्ट आती है पावर। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कितनी एनर्जी सर्किट में कंज्यूम हो रही है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है, पावर इक्वल टू होती है डब्ल्यू बाई टी। मतलब डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू को लिख सकते हैं वी क्यू। जैसे हमने डब्ल्यू को वी क्यू लिखा, अब हम इस वी क्यू को यहाँ पुट करेंगे डब्ल्यू की जगह, तो पावर क्या हो गई, वी क्यू अपॉन में टी, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया वी क्यू बाई टी, और यहाँ पे ये हो क्या गया, वी आई। अच्छा वी आई कैसे हो गया, वी क्यू बाई टी था। अब क्यू बाई टी क्या होता है, क्यू बाई टी होती है हमारी करंट, पढ़ा था ना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक। आगे पढ़ा था ना करंट का फॉर्मूला सबसे ऊपर कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, वही यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या बन गया, पावर इक्वल टू वी आई। कहाँ से आया समझ में तो आ गया होगा कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ये वाला, ठीक। सबसे पहले पावर थी हमारी, पावर हमारी वर्क डन बाई टाइम होती है। डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी क्यू। अच्छा वी क्यू कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया। अब हमने क्या किया, रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया, यहाँ पे W को VQ से रिप्लेस किया। जैसे ही यहाँ पे रखेंगे वैसे ही Q बाई टी को रिप्लेस कर देंगे करंट से, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VI बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हीट। हीट क्या होती है, पावर इनटू टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या निकाला था, VI निकाला था, पावर की जगह पे VI पुट करेंगे और T, तो हमारा फॉर्मूला जो होगा वो आ जाएगा IR इंटू आई इंटू टी। यहाँ पे क्या किया है, IR कैसे आया, ये देखो हीट होती है पावर इंटू टाइम, ठीक। अब हमने पावर की जगह पे रिप्लेस किया किसको, वी आई को, ठीक, VI इंटू टी हो गया। अब हम क्या करते हैं, V को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR होता था, ओम्स लॉ में पढ़ा था। अब हमने क्या किया, V को IR से रिप्लेस कर दिया, तो IR इंटू आई इंटू टी हो गया। जैसे ही IR इंटू आई इंटू टी हो गया, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, मैं लिख रही हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत घिच पिच हो जा रहा है, ठीक। इसलिए यहाँ पे देख लो कि ये वाला जो पावर है, पावर को हम लोग VI लिख सकते हैं इंटू टी। अब VI को IR, ये कैसे लिखा, V को IR लिख सकते हैं ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, बस वही लिखा है यहाँ पे, I ऐसे ही रहा और T भी ऐसे ही रहा, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया हीट का, I स्क्वायर RT। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट प्रोड्यूस्ड करंट इन कंडक्टर। अब देखो पढ़ेंगे हम लोग जूल्स लॉ को। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है करंट इन कंडक्टर। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। करंट के बढ़ने पे हीट भी बढ़ेगी।
अब देखो जितनी ज़्यादा करंट होगी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, पढ़ा था, तो करंट भी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा करंट बढ़ेगी यहाँ पे, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा और फिर हीट भी बढ़ेगी। जैसे ट्रांसफार्मर के वायर्स में ज़्यादा करंट होता है इसलिए वो वायर ज़्यादा गर्म होते हैं, बिकॉज हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, क्योंकि जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक चीज़ मैंने बोली थी कि जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा हीट होगी। ठीक, क्यों होगी? क्योंकि जो हीट होती है वो स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बढ़ने पे गर्मी बढ़ती है। अच्छा, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी। ठीक, वही कह रहे हैं, रेजिस्टेंस के बढ़ने पे गर्मी बढ़ती है। जैसे बल्ब प्रेस, कपड़े इस्त्री करने वाला प्रेस के वायर्स में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, बिकॉज हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कि हीट हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टाइम। अच्छा, ये क्या कहते हैं, अगर किसी वायर में ज़्यादा देर तक करंट चलता रहेगा तो वायर गर्म हो जाता है। जैसे देखा होगा कि फ़ोन चलाने में अगर हम बहुत देर तक फ़ोन चला रहे हैं तो क्या होता है, ऐसे तो नॉर्मली नहीं होता है कि अगर हम कॉल पिक कर रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वीडियोस भी अगर ज़्यादा देर तक देख रहे हैं तो क्या होता है कि हीट करने लगता है फ़ोन, स्पेशली जब गेम खेलते हैं, वीडियो गेम्स लिखा भी है स्पेशली पबजी खेलते वक्त। ठीक है, हीट होने लगता है फ़ोन, बिकॉज हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक, तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज़ मेड ऑफ टंगस्टन। जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, अबाउट 3380 डिग्री सेल्सियस। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। वो इसलिए भरी जाती है ताकि बल्ब ये बल्ब को जलने नहीं देती, बल्ब के वायर को जलने नहीं देती। ठीक है, बल्ब तो जलता है, आई मीन जलता नहीं है बल्ब एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एनर्जी लाइट के फॉर्म में दे रहा होता है। लोग कहते हैं ना बल्ब जलता है, वो जलता नहीं है, वो एनर्जी को अपने से दे रहा होता है। ठीक है, आई मीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है हीट के फॉर्म में, और वो प्रकाश के फॉर्म में बाहर आती है। खैर छोड़ो, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई। ठीक, P इक्वल टू वी आई। वी को क्या लिख सकते हैं? वी को लिख सकते हैं आई आर। तो आई आर लिखा और एक आई ये हुआ तो क्या हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया जब, और इसको हमने रिप्लेस किया वी स्क्वायर आर से, तो P का फॉर्मूला बन गया हमारा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वॉट। वॉट होती है, प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता क्या करते हैं इसका, वॉट ही करते हैं, वॉट ही होता है, मैं तो वॉट ही पढ़ती हूँ। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वॉट होता है, लेकिन कुछ लोग वैट भी पढ़ते हैं, आप वैट भी पढ़ सकते हैं। ऑन लार्ज स्केल वी मेज़र इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक पावर एज किलोवाट। लार्ज स्केल में हम लोग किलोवाट में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी इज काउंटेड इन P इंटू टी, सो द यूनिट वी यूज टू मेज़र एनर्जी कंजप्शन कमर्शियली इन किलोवाट आवर। यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स दी गई हैं, उनको पढ़ लेना। वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच।